Welcome back to ML Khan Biology. Today's topic for discussion is enzymes. आज की इस डिस्कशन में हम enzymes डिस्कस करेंगे कि enzymes होते क्या हैं. What are enzymes? Enzymes are number one. Enzymes are protein in nature. Enzyme क्या होते हैं? They are protein in nature. ये प्रोटीन होते हैं. प्रोटीन का मतलब है कि ये अमीनो एसिड से बने होते हैं. ये अमीनो एसिड से बने होते हैं. दे आर प्रोटीन इन नेचर, सो इट मींस दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स. ये अमीनो एसिड से बने होते हैं. और अमीनो एसिड का मतलब है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा. ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है. अमीनो एसिड पे अमूमन क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं. कभी कभार उन पे सिर्फ पॉजिटिव होगा, कभी कभार उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और कभी कभार उन पे दोनों चार्ज मौजूद होते हैं. ठीक. सो हमारे इस डिस्कशन में आपने याद रखना है, अगर मैं इसके बाद एंजाइम्स का स्ट्रक्चर ड्रा करूं और वहां पे मैं कार्बोक्सिल ग्रुप शो करूं, दिस अ कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, इट्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप. और ये क्या होगा? ये अमाइनो ग्रुप होगा. इट्स अ अमाइनो ग्रुप. अब अगर मैं इसके बाद एंजाइम्स पे अमाइनो ग्रुप शो करता हूं या मैं उस पे कार्बोक्सिल ग्रुप शो करता हूं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कार्बोक्सिल ग्रुप कहां से आया और अमाइनो ग्रुप कहां से आया, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन इन नेचर. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन क्या करती है? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स क्या करती है? ये कंबाइन करते हैं. ठीक है, ये क्या करेंगे? ये कंबाइन करेंगे. और जब ये कंबाइन करेंगे, लेट्स सपोज मैं अमीनो एसिड को, इस पूरे अमीनो एसिड को मैं सर्कल से शो करता हूं, तो ये क्या होगा? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन, ये कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म एंजाइम. ये क्या करते हैं? ये एंजाइम बनाते हैं. और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो करूँ या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो करूँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आया अमीनो ग्रुप से, और ये नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप से आया. ठीक हुआ? सो मैं क्या करूँगा, अगर मैं अपने डिस्कशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करता हूँ, तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप से आया और ये पॉजिटिव चार्ज अमीनो ग्रुप से आया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि अमीनो एसिड्स या एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. एंजाइम्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शन क्या होते हैं? एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए से बना होता है. ठीक है, और उसका नाम है राइबोजाइम. ठीक, राइबोजाइम जो क्या होगा? राइबोसोम के अंदर. ठीक है, राइबोसोम के अंदर मौजूद होगा और ये करेगा क्या? ये कैटालिसिस करेगा, ये कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा, ये स्पीड अप द रिएक्शन करेगा. तो हम कहेंगे एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ये अमीनो एसिड से बने होते हैं. देयर आर एक्सेप्शंस. राइबोजाइम इज एन एग्जांपल. राइबोजाइम क्या है? ये आरएनए से बना हुआ है. ठीक है, राइबोजाइम ये आरएनए से बना हुआ है. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि which enzymes are not protein in nature या which enzymes are not made of amino acids, तब क्या कहेंगे? राइबोजाइम. राइबोजाइम क्या होगा? वो आरएनए से बना होगा. राइबोजाइम इज मेड ऑफ आरएनए. ठीक, तो राइबोजाइम आरएनए से बना होगा which is not protein in nature. So एंजाइम करते क्या है? The speed of the chemical reaction. ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. देयर आर एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल लाइक राइबोजाइम which is made of RNA. हम क्या कहेंगे इसके बाद? हम कहेंगे कि ये करते क्या है? They speed up the reaction. They speed up the reaction. ये रिएक्शन को तेज करते हैं. ठीक है, ये क्या करेंगे? रिएक्शन को तेज करेंगे. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? एंजाइम्स के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और हम इसके नोट्स बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम करेंगे क्या? स्टेप बाय स्टेप एंजाइम्स को पढ़ेंगे. नंबर 1, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी. डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन में एंजाइम का
कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एक्सेप्शन आर राइबोसोम, ठीक, और दे स्पीड अप द रिएक्शन। और इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन है कि दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये इसका फंक्शन है और ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और ये इसका फंक्शन। सो हम क्या करेंगे अभी, हम इसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, एंजाइम्स को पढ़ने से पहले आपने करना क्या है, हमने सबसे पहले हेडिंग देनी सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। एंजाइम बनते कैसे हैं, कहाँ पे बनते हैं और कौन बनाते हैं इनको, ठीक। सबसे पहले हेडिंग देंगे सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। पहले हेडिंग है हमारी सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेल बनाता हूं मैं, दिस इज सेल, और ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है, देयर आर क्रोमोसोम्स, डीएनए मौजूद है, ये डीएनए। अब क्या होगा, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये पोर्शन जीन है, दिस इज जीन, और ये नेक्स्ट जीन है, दूसरा जीन है, ठीक है। मैं ऊपर वाले को नाम देता हूं जीन नंबर 1 और नीचे वाले को नाम देता हूं जीन नंबर 2। अब ये करते क्या है, जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा आरएनए। जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, अच्छा मैं यहाँ पे तीसरा जीन भी यहाँ पे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे देयर आर 3 जीन्स, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 3 जीन्स है, ठीक है, ये तीसरा जीन है। अब जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, क्या होगी, जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, नंबर 1 इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई और इस जीन से बना आरएनए। ये क्या बना, ये आरएनए बना। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये राइबोसोमल आरएनए, ये है क्या, ये राइबोसोमल आरएनए, ठीक हुआ। सो दिस, लेट्स सपोज मैं कहता हूं दिस राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, और ये आरएनए क्या करेगा, ये आरएनए आएगा, राइबोसोमल आरएनए आएगा, और ये प्रोटीन, लेट्स सपोज इस तरह की प्रोटीन है और एक दूसरा प्रोटीन है, 2 प्रोटीन होंगे, ये इनके दरमियान आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आकर ये अटैच हो जाएगा, इनके दरमियान आकर यहां पे आकर अटैच हो जाएगा। अब ये राइबोसोमल आरएनए और ये वाला राइबोसोमल आरएनए, ये 2 प्रोटीन्स के दरमियान सैंडविच हो गया, 2 प्रोटीन आए और ये राइबोसोमल आरएनए, ठीक, ये इनके दरमियान सैंडविच हो गया, ठीक है, इनके दरमियान क्या हुआ, ये सैंडविच बन गया इनका, दिस इज राइबोसोमल आरएनए। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे राइबोजाइम। ये क्या हुआ, ये राइबोजाइम हुआ। तो नंबर 1, जब इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई, इस जीन की क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मींस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है। वो आरएनए राइबोसोमल भी हो सकते हैं, मैसेंजर भी हो सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई तो इससे राइबोसोमल आरएनए बना, ये राइबोसोमल आरएनए ये वाला बना, ठीक। वो राइबोसोमल आरएनए क्या किया, उस राइबोसोमल आरएनए ने बॉन्ड बनाया प्रोटीन के साथ। अब जब इसने बॉन्ड बनाया प्रोटीन के साथ, अब जब प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, राइबोसोम। ये क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, जिस राइबोसोम, ये बना राइबोसोम। अब ये जो आरएनए, ये जो राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए ये एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। ये क्या करेगा, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, ठीक है, ये जीन एक्सप्रेशन करवाएगा, ठीक हुआ। ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन करवाएगा। तो यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए, इसका फंक्शन है ट्रांसलेशन करवाना, ठीक है, इसका काम है, द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज ठीक है, ट्रांसलेशन करवाना, टू डू ट्रांसलेशन या टू ट्रांसलेट, ठीक। ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन करवाएगा। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, इसे कहते हैं राइबोजाइम। ये जो राइबोसोमल आरएनए, ये क्या कहलाएगा, ये राइबोजाइम कहलाएगा। तो नंबर 1 हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे सेल के अंदर एक जीन है और उस जीन से राइबोसोमल आरएनए बना, और वो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, ये आगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा। जब राइबोसोमल आरएनए मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, इसे हम कहते हैं राइबोजाइम। क्या कहेंगे, राइबोजाइम। एंड राइबोजाइम इज एन एंजाइम। राइबोजाइम के एंजाइम है। तो नंबर 1, एंजाइम कैसे बने, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बने,
एंजाइम कैसे बने? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बने। ठीक, तो ये आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं। राइबोजाइम इज एन एग्जांपल। ठीक हुआ। अब इसके बाद ये तो हुआ जी नंबर 1। अब जी नंबर 2, ये जी नंबर 2 है। अब क्या हुआ, इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई। जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, इससे आरएनए बना। अब इस बार ये डिफरेंट आरएनए था, इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इस बार ये क्या था? मैसेंजर आरएनए था। ये मैसेंजर आरएनए, इट्स अ मैसेंजर आरएनए। ठीक हुआ, ये मैसेंजर आरएनए बना। अब ये मैसेंजर आरएनए करेगा क्या? अब सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर इस तरह के बाकी ऑर्गेनेल्स भी होते हैं ना, इसे क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, और ये जो राइबोसोम बना था, राइबोसोम, ये आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये राइबोसोम क्या होगा? ये आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे अटैच होगा? ये राइबोसोम आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ आकर अटैच होगा। ठीक है, ये राइबोसोम आकर यहाँ पे अटैच होगा। अब जीन नंबर 2 की एक्सप्रेशन हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई। ट्रांसक्रिप्शन से जीन से आरएनए बना और वो मैसेंजर आरएनए था। अब ये आरएनए जब बाहर आएगा, इससे क्या बनेगा? इससे एक प्रोटीन बनेगा। इससे क्या बनेगा? इससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब इससे बनेगा प्रोटीन। ये मैसेंजर आरएनए बाहर आया, दिस मैसेंजर आरएनए केम आउट। चलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह बनाता हूँ। इस मैसेंजर आरएनए केम आउट, ये बाहर आया। जब ये राइबोसोम से गुजरा, इससे बना प्रोटीन, इससे एक प्रोटीन बना। ठीक है, इससे क्या बना? इससे एक किस्म का प्रोटीन बना। लेट्स सपोज एक इस तरह का किस्म का प्रोटीन बना, इस शेप का प्रोटीन बना। अब ये प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन क्या? ये एंजाइम है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आगे फंक्शन करेगा, जो कि आगे रिएक्शन करेगा। बॉडी के अंदर क्या करेगा? सेल के अंदर ये रिएक्शन करेगा। अगर ये प्रोटीन सेल के अंदर रिएक्शन कर रहा है तो इसे हम कहेंगे एंजाइम। इसे हम क्या कहेंगे? एंजाइम। तो जीन नंबर 2 से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से क्या बना? एंजाइम बना, प्रोटीन बना। ठीक है, ये बना प्रोटीन, मतलब एंजाइम बना। ये एंजाइम बना इससे, ये इससे बना एंजाइम। और ये एंजाइम आगे करेगा क्या? ये आगे करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल के अंदर रिएक्शंस करेगा। ठीक है, ये करेगा, दे परफॉर्म रिएक्शंस इन द सेल। ये सेल के अंदर रिएक्शंस करवाएगा। ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करेगा, रिएक्शन को तेज करेगा। ठीक है, तो ये एंजाइम बना और ये आगे जाएगा, ये सेल के अंदर रिएक्शन करेगा। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जीन नंबर 1 से आरएनए बना, राइबोसोमल आरएनए बना, और राइबोसोमल आरएनए ने आगे फंक्शन किया। ठीक, अब इस वाले राइबोसोमल आरएनए से आगे प्रोटीन नहीं बन रहा, यही राइबोसोमल आरएनए खुद फंक्शन कर रहा है। इसे हम कहते हैं राइबोजाइम, और ये एंजाइम है। ठीक है, अब जीन नंबर 2 से क्या हुआ? इससे मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुई, और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुई। ट्रांसलेशन की मतलब, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए। प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए। आरएनए से प्रोटीन बना, और वो प्रोटीन क्या था? वो एंजाइम था। हमने कैसे पहचाना कि वो एंजाइम था? वो सेल के अंदर या बॉडी के अंदर रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, वो बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? वो रिएक्शन कर रहे हैं। अब जब ये एंजाइम बॉडी के अंदर रिएक्शन करेगा तो इसे हम कहते हैं एंजाइम। ठीक, और ये एंजाइम ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बने। ठीक, क्या हुआ? ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ। सही, हियर यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ, ये ट्रांसलेशन था। अब इसके बाद क्या हुआ? लेट्स सपोज जी नंबर 3, ये जी नंबर 3 है। जी नंबर 3 के साथ क्या हुआ? अब मैं जी नंबर 3 को यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से शो कर रहा हूं। जी नंबर 3 से क्या हुआ? जब जीन एक्सप्रेशन हुई, इससे आरएनए बना, और ये कौन सा आरएनए था? ये मैसेंजर आरएनए था। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए, इसके बाद क्या हुआ? इससे आकर इससे प्रोटीन्स बने, और वो प्रोटीन क्या थे? वो रिएक्टिव प्रोटीन्स थे। रिएक्टिव प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। वो प्रोटीन्स जो रिएक्शन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। तो इस मैसेंजर आरएनए से बना एंजाइम, अब इससे बना एंजाइम। अब इस वाली एंजाइम और इस वाली एंजाइम में फर्क है।
क्या फ़र्क है? ये एंजाइम जो बना ये खुद रिएक्शन करेगा, इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होगी, इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, ये अकेला क्या करेगा? ये इंडिपेंडेंट है, ये मोहताज नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और खुद जाकर रिएक्शन करेगा, आगे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर रिएक्शंस करेगा। अब ये जो एंजाइम है, ये वाला एंजाइम, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम अकेला रिएक्शन नहीं कर सकता। ये एंजाइम बना, ये कैसे बना? लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये इस शेप का एंजाइम बना, अब ये क्या है? ये एक एंजाइम बना, अब ये एंजाइम ये वाला है, इस शेप में एक एंजाइम बना। अब इस शेप में क्या था? ये एक इनएक्टिव एंजाइम था, एक्टिव नहीं था, ये खुद क्या था? ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, दिस इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, ये खुद अभी रिएक्शन नहीं कर सकता सेल के अंदर, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, ये खुद अभी रिएक्शन नहीं कर सकता। अब क्या होगा? सेल के अंदर चंद ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? मैं सेल को थोड़ा बड़ा करके बना लूं। इस सेल के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक, उस मॉलिक्यूल्स के नाम होंगे विटामिन B2 लेट्स सपोज, ठीक है, B2 या विटामिन B2 और विटामिन B3। एग्जैक्ट यही मॉलिक्यूल विटामिन तो नहीं होते, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, थोड़ा इनमें फर्क होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हम यही कहेंगे कि विटामिन B2 और विटामिन B3 होते हैं, ठीक है। सो अब सेल के अंदर विटामिन B2 मौजूद है और B3 मौजूद है, सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये करते क्या हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, या इसके अलावा चंद और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे, ठीक। उन मॉलिक्यूल्स का नाम है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये तो मौजूद है, इसके अलावा मैं कहता हूँ कि कोएंजाइम ए मौजूद है, ठीक है, आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा, ठीक है, कोएंजाइम, ये कोएंजाइम ए वही वाला कोएंजाइम है, ठीक है, कोएंजाइम ए मौजूद है, और एक और मॉलिक्यूल मौजूद है, इसे कहते हैं ATP। अब यहाँ पे हम 4 मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, 1 विटामिन B2, विटामिन B3, कोएंजाइम ए और ATP। ये 4 एंजाइम्स, ये 4 मॉलिक्यूल्स मौजूद है सेल के अंदर। अब ये जो इनएक्टिव एंजाइम था, ये खुद अकेला इनएक्टिव रहेगा, लेकिन अगर इसके साथ विटामिन B2 का मॉलिक्यूल अटैच होता है, या इसके साथ विटामिन B3 का मॉलिक्यूल अटैच होता है, या इसके साथ कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल अटैच होगा, या ATP का मॉलिक्यूल अटैच होगा, तब ये जाकर एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कहेंगे ये वाले मॉलिक्यूल्स इस वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे? ये एंजाइम है, अब ये आकर एक्टिवेट हो गया, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। अब ये एंजाइम जो था, अगर सपोज मैं कहता हूँ ये वाला एंजाइम है, अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया, नाउ इट गेट्स एक्टिवेटेड। कब एक्टिवेट हुआ? जब इन वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल लेट्स सपोज इसके साथ आकर अटैच हो गया, ठीक है, इसके साथ आकर अटैच हो गया, तब ये एक्टिवेट हो गया। या कोएंजाइम में इसके साथ अटैच हुआ तो एक्टिवेट हो गया, या विटामिन B2 या विटामिन B3 आकर इसके साथ अटैच होगा, तो ये वाला एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल्स इसके हेल्पर है, क्या है? हेल्पर। दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्पर्स, ये इसके मददगार है, हेल्पर्स है। हेल्पर को हम क्या कहते हैं? हेल्पर के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, 2 लेटर, इसे कहते हैं को। हेल्पर्स के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? को, ठीक। अब ये क्या होगा? ये को का हेल्पर होगा, और ये किस चीज का हेल्पर है? एंजाइम का हेल्पर है, तो इसे कहते हैं को एंजाइम। ये क्या होंगे? ये को एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? दीज आर हेल्पर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड को एंजाइम्स। तो को एंजाइम क्या होते हैं? को एंजाइम्स आर हेल्पर मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प activate enzyme, that help activate enzymes. Coenzymes are helper molecules, आप definition लिख सकते हैं। Coenzymes are helper molecules
दैट हेल्प एक्टिवेट इंजाइम, जो इंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब ये इंजाइम खुद इनएक्टिवेट रहेगा, ये रिएक्शन नहीं कर सकता। अब जब ये मॉलिक्यूल इसके साथ आकर अटैच होते हैं, अटैच हो जाएंगे, फिर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाएगा, फिर ये जाकर रिएक्शन करेगा। नाउ दिस एंजाइम इज इन एक्टिवेटेड फॉर्म, ये एक्टिवेट हो गया। अभी एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया, और इसको एक्टिवेट किसने किया? इन 4 मॉलिक्यूल्स ने एक्टिवेट किया, तो इसे हम कहते हैं कोएंजाइम। ये क्या कहलाएगा? दीज आर कोएंजाइम्स। तो को मीन्स हेल्पर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में। अब इसके अलावा अगर ये मौजूद नहीं होते हैं, एंजाइम मौजूद होगा, एंजाइम बनेगा, एंजाइम बन रहा है लेकिन एंजाइम एक्टिव फॉर्म में नहीं है, एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, एंजाइम मौजूद होगा, एंजाइम बनेगा, लेकिन एंजाइम कभी एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स इसको एक्टिवेट करते हैं। इसी वजह से हम इन 4 मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, क्या कहेंगे? कोएंजाइम्स। इन 4 मॉलिक्यूल्स को कोएंजाइम, एटीपी भी कोएंजाइम है, ये एनर्जी भी देगा, ये कोएंजाइम भी है। ठीक है, याद रखें, एटीपी इज आल्सो अ कोएंजाइम। और इसके अलावा कोएंजाइम ए, जो कि क्रेब्स साइकिल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में वो कोएंजाइम ए के बगैर क्रेब्स साइकिल नहीं चलता। ठीक है, तो उस एंजाइम को हेल्प कौन करवाता है? कोएंजाइम ए करवाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये विटामिन B2 का नाम क्या है? इसका जो नाम है, बुक्स में अक्सर हम इसको विटामिन B2 का एक नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेविन। उसे हम कहते हैं फ्लेविन, FLAVIN, फ्लेविन, जो कि फ्लेविन FAD का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, FAD या FADH2। ठीक है, तो ये बनाएगा FADH2 या FAD। तो ये F स्टैंड्स फॉर फ्लेविन। F क्या होगा? फ्लेविन होगा। विटामिन B2 का डेरिवेटिव है। तो अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विटामिन B2, आप कहेंगे इट्स अ फ्लेविन मॉलिक्यूल। ये क्या होगा? ये फ्लेविन मॉलिक्यूल जो कि FADH2 बनाएगा, विच फॉर्म्स FADH2। ठीक, और इसी तरह ये विटामिन B3 का नाम क्या है? इसका नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, नियासिन। ठीक है, ये नियासिन है जो क्या करेगा? NADH बनाएगा। क्या बनाएगा? NADH या NADPH। ठीक है, तो N स्टैंड्स फॉर नियासिन। ये N क्या कर रहा है? ये नियासिन को शो कर रहे हैं। तो FADH2, NADH, कोएंजाइम A और ATP, ये 4 कोएंजाइम्स आपको जरूर कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि ये कोएंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स की हेल्प करते हैं। दीज आर हेल्पर एंजाइम्स। सो इसी तरह सेल के अंदर चंद और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सेल के अंदर चंद और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैं सेल को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। अब ये हेल्पर मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि ये वाले मॉलिक्यूल्स हों। हेल्पर मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि सिर्फ ये वाले मॉलिक्यूल्स हों। हेल्पर मॉलिक्यूल चंद और भी हो सकते हैं, वो मेटल्स भी हो सकते हैं। कौन से मेटल्स हो सकते हैं? वो मेटल्स हो सकते हैं लाइक, मेटल्स हो सकते हैं लाइक, लेट सपोज हम कह सकते हैं कि वो आयरन हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं, जिंक हो सकते हैं। ठीक, वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन पे चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है, इन पे चार्ज होंगे तो वो आयरन हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं, और वो जिंक के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा चंद और मेटल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हेल्पर ये वाले मॉलिक्यूल्स हो, ये वाले भी हेल्पर हो सकते हैं, ये वाले भी हेल्पर हो सकते हैं। ये मेटल हेल्पर्स हैं। ठीक है, ये वाले मेटल्स है ना सारे के सारे, तो ये मेटल हेल्पर्स हैं। ये करेंगे क्या? ये भी कभी कभार एंजाइम्स को इनएक्टिवेट एंजाइम के साथ अटैच होंगे और जाकर उनको एक्टिव कर देंगे। उनको क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे। ठीक हुआ, तो इसे हम कहते हैं कोफैक्टर्स। यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे कोफैक्टर्स। को मीन्स हेल्पर, को क्या होगा? हेल्पर को कहते हैं। ठीक है, को मीन्स हेल्पर और फैक्टर, ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अनासर हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे आयंस हैं जो हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करेंगे? इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हेल्पर मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के होंगे। एक ये वाले मॉलिक्यूल्स
जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके अंदर कार्बन मौजूद होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं जिसे हम कोएंजाइम, मतलब हम आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि हेल्पर मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक कोएंजाइम्स और एक कोफैक्टर्स, ठीक है। एक कोएंजाइम्स होंगे जो कि ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक दूसरे क्या होंगे, कोफैक्टर्स होंगे जो कि मेटल आयंस होंगे, जो कि क्या होंगे, मेटेलिक आयंस होंगे, और दोनों का फंक्शन सेम होगा, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना। अब इनके बगैर एंजाइम मौजूद होगा, इनके बगैर एंजाइम मौजूद है लेकिन एंजाइम कभी एक्टिवेट नहीं हो सकता। सो ये हमने यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि अब ये एंजाइम, इस वाले एंजाइम को, ये जो एंजाइम बनाते हैं ये वाला एंजाइम, इसको किसी को हेल्पर की जरूरत नहीं है, इसको किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है, इसको किसी को एंजाइम की जरूरत नहीं है, इस वाले एंजाइम को किसी को फैक्टर की जरूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। ये सादा एंजाइम होते हैं, ये बनेंगे और खुद काम करना शुरू कर देंगे, ठीक। ये सिंपल एंजाइम्स, दीज आर सिंपल एंजाइम्स। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दीज आर सिंपल एंजाइम्स, ये सिंपल एंजाइम्स हैं, जो कि ये वाले एंजाइम्स जिनको कोफैक्टर्स या को एंजाइम चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स एंजाइम्स। इसे हम क्या कहेंगे, दीज आर कम्प्लेक्स एंजाइम्स। तो ये कम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कम्प्लेक्स एंजाइम्स, कम्प्लेक्स एंजाइम्स, ठीक। सी फॉर कम्प्लेक्स, सी फॉर को, तो को से याद रखें, ये भी को है वो भी को है, ठीक है। तो को से याद रखें कि कम्प्लेक्स एंजाइम को का मॉलिक्यूल एक हेल्पर की जरूरत होती है, ठीक है, एक्टिवेट होने के लिए। सो these are the complex molecule and complex enzymes and simple enzymes। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, वो क्या चीज है, अब जीन नंबर 3 की हम बात करते हैं कि जीन नंबर 3 से जब आरएनए बना और आरएनए से एंजाइम बना। अब ये एंजाइम क्या था, ये अमीनो एसिड से बना था ना, ये प्रोटीन इन नेचर है, ये वाला एंजाइम क्या, ये प्रोटीन इन नेचर है, इट्स अ प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन से बना है, ये प्रोटीन है, लेकिन ये अकेला प्रोटीन किसी काम का नहीं है, ठीक है, जब तक इनके साथ ये वाले मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते, ये वाला प्रोटीन किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब ये वाला प्रोटीन जो है, ये वाला प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं एपो एंजाइम। इसे हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम, एपीओ, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम वो वाले एंजाइम होंगे जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होंगे। व्हाट आर एपो एंजाइम्स? These are the inactive form of enzyme which are made of proteins. What are apo enzymes? These are inactive form of enzymes which are made of proteins. जो कि सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। Inactive form of enzyme which are made of proteins. इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम, यानी इसे हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम कहेंगे इसे हम। अब ये वो एपो एंजाइम, ठीक हुआ, इट इज कॉल्ड एपो एंजाइम, और बाकी क्या, ये कोफैक्टर्स इसके साथ जो कि अटैच होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना है, अगर बुक में आप वर्ड मिसाल एपो एंजाइम का वर्ड आएगा, ठीक है, एपो एंजाइम का वर्ड, तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो एपो एंजाइम का मतलब है, एपो एंजाइम का मतलब है कि प्रोटीन पार्ट, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट, क्योंकि ये अकेला प्रोटीन पार्ट नहीं है, ठीक है, ये पूरा ये अकेला प्रोटीन पार्ट है, लेकिन ये अकेला एक्टिव नहीं है, इसको ये वाले प्रोटीन्स चाहिए, नॉन प्रोटीन्स चाहिए इसको, ठीक है। अभी ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है, इनको नॉन प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, या इसको मेटल वाले आयंस चाहिए एक्टिव होने के लिए, ठीक है। तो ये अकेला वाला क्या होगा, ये एपो एंजाइम होगा, और बाकी इसके साथ क्या होंगे, कोफैक्टर्स अटैच होंगे, ठीक है, इसके साथ क्या अटैच होंगे, कोफैक्टर्स। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसका थोड़ा फंक्शन बताता हूँ कि ये मेटल आयंस या को एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। मैं इसका अभी फंक्शन बता रहा हूँ। अब सिंथेसिस के बाद हम पढ़ेंगे कि ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स।
पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स। हमने एंजाइम्स के कितने पार्ट्स पढ़े? देयर आर, एंजाइम्स के कितने पार्ट्स होंगे? एंजाइम्स के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक। कौन से पार्ट्स होंगे? नंबर 1 हमने पढ़ा कि लेट्स सपोज एक इस किस्म का एंजाइम है, अब ये एक इस किस्म का एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और ये सिर्फ अमीनो एसिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, इसे कहते हैं एपो एंजाइम। इसे हम क्या कहेंगे? इट्स एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम है। और इसके साथ आकर क्या अटैच होता है? इसके साथ आकर अटैच होता है कोफैक्टर, ठीक। कोई मेटल आकर, लेट्स सपोज ये इसके साथ कोई मेटल आता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैग्नीशियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम। अब जब मैग्नीशियम इसके करीब आएगा, अब पार्ट्स ऑफ एंजाइम, ये वाला पार्ट जो ये एपो एंजाइम है और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इट्स अ कोफैक्टर। अभी मैं बताता हूं फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर, ये कहलाएगा कोफैक्टर, ठीक है, ये कहलाएगा कोफैक्टर। सो हम कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्रोटीनस पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एपो एंजाइम एंड अ कोफैक्टर, और कोफैक्टर से बना हुआ। वो कोफैक्टर क्या हो सकते हैं? वो कोफैक्टर भी हो सकते हैं, वो को एंजाइम भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कोफैक्टर हो सकते हैं स्लैश को एंजाइम, ठीक है। तो हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स, एपो एंजाइम एंड हम कहेंगे कोफैक्टर्स और को एंजाइम। तो ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे? ये दोनों मिलाकर हम कहते हैं ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे? ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ एंजाइम हुआ। हम पार्ट ऑफ एंजाइम सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि एंजाइम के 2 पार्ट्स है, एक एपो एंजाइम, अगर एक कम्प्लेक्स एंजाइम, इफ इट इज अ कम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है। तो कम्प्लेक्स एंजाइम इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, एपो एंजाइम एंड अ कोफैक्टर और को एंजाइम, ठीक है। तो बात पूरी होगी। अब इसके बाद हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 में हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हेडिंग नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में क्या है? हम कहेंगे कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पे देखें, एक ये स्ट्रक्चर है जिसको मैं पर्पल से बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। इट्स एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और एक्टिव साइट क्या होगा? जहां से एंजाइम रिएक्शन करेगा, जहां से एंजाइम क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये एक्टिव साइट होंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये वो एक्टिव साइट। अब हम कहते हैं कि इंसान, लेट्स सपोज जब इंसान कभी कभार एग्रेसिव होता है ना, वो जब अपना दिफा करता है, डिफेंस करता है अपना, ठीक है, उसके सामने कोई थ्रेट आता है, कोई खतरा आता है, तो वो क्या करेगा? अपने हाथों और अपने पैरों से लड़ेगा। तो ये अपने हाथ और उसके पैर जो, ये क्या कहलेंगे? ये एक्टिव साइट होंगे, क्योंकि ये साइट कहती है वो एरियाज को, ये एरिया, ये वो वाले एरियाज है जो कि एक्टिव होंगे। वो अपने आप क्या करेगा? अपना डिफेंस करेगा या किसी दूसरे पे अटैक करेगा अपने हाथ और अपने पाँव के थ्रू। तो ये एक्टिव साइट होंगे। तो एंजाइम में भी एक्टिव साइट होते हैं। ये एक्टिव साइट है जहाँ से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो एक्टिव साइट से हमेशा एंजाइम क्या करते हैं? ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट से एंजाइम हमेशा रिएक्शन करेंगे। और जो बाकी दूसरा साइट, ये वाला साइट, ये बाकी जो मैं ब्लू में बना रहा हूँ सारा का सारा, इसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। इट्स एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और एलोस्टेरिक साइट क्या करेगा? ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसकी भी इंपॉर्टेंस है। बगैर एलोस्टेरिक साइट के एंजाइम काम नहीं कर सकता, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो एक्टिव साइट करेगा रिएक्शन, लेकिन एलोस्टेरिक साइट, बाकी जो साइट है वो एलोस्टेरिक साइट है। इट्स अ एलोस्टेरिक साइट, ठीक हुआ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अभी मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूँ कि ये को फैक्टर्स या को एंजाइम कैसे काम करते हैं। नंबर 1, पहली बात तो आपको याद है कि को फैक्टर या को एंजाइम एक्टिव साइट के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और वो एलोस्टेरिक साइट पे भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये 2 बातें तो आपको पता होनी चाहिए कि जो को फैक्टर्स या को एंजाइम्स हैं
वो कभी कभार एक्टिव साइट के अंदर आ जाते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। नंबर 2, अगर वो एक्टिव साइट के अंदर नहीं आते, देयर आर सम एंजाइम्स जहाँ पे को फैक्टर्स और को एंजाइम उसके एलोस्टेरिक साइट पर आते हैं, ठीक, और वहाँ पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। तो अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, अब यह तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि ये इसका एक्टिव साइट है और बाकी सारा का सारा एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसका एक्टिव साइट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अच्छा कभी कभार क्या होता है कि अब ये एंजाइम है और इसके सामने सबस्ट्रेट मौजूद है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये सबस्ट्रेट है, मैं इसको पर्पल में बना रहा हूँ, ये इसका सबस्ट्रेट है जिसको एंजाइम आगे तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके सामने मसला क्या है, इसके सामने ये मसला है कि इसके सामने अब ये वाला सबस्ट्रेट इसके अंदर आ नहीं सकता क्योंकि इसके सामने एक ब्लॉक लगा हुआ है। अब इसका एक्टिव साइट ब्लॉक है। अब ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में, अब ये एपो एंजाइम क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव होना है। इसको एक्टिव करेगा कौन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैग्नीशियम आयन करेगा। अब एंजाइम किस चीज़ से बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं ना, और प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड पे कौन से चार्ज होते हैं, कभी कभार कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और कार्बोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, और मैं कहता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। अब जब ये मैग्नीशियम इसके करीब आएगा, जब ये मैग्नीशियम इसके करीब आ गया, इसकी कुर्बत की वजह से अब ये क्या करेगा, इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम के दरमियान एक अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है और एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे नेगेटिव चार्ज है। जब इसके दरमियान अट्रैक्शन हुआ, ये क्या करेगा, ये एक्टिव साइट ये इस तरह है, ठीक है। अब जब पीछे से मैग्नीशियम ने क्या किया, अट्रैक्शन किया, ये ओपन हो गया, ये क्या हुआ, ये ओपन हो गया। अब मैग्नीशियम नहीं था, एक्टिव साइट बंद था, जब पीछे से मैग्नीशियम आया, बैक साइड से मैग्नीशियम आया, अब जब अट्रैक्शन पैदा हुई तो ये एक्टिव साइट ओपन हो गया। ये इस तरह एंजाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम एंजाइम के एक्टिव साइट ओपन कर देगा। ये मैग्नीशियम ने क्या किया, एंजाइम के एक्टिव साइट ओपन कर दिया और सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर बाइंड हो गया। इट इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट वो वाले मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे एंजाइम फंक्शन करता है, जिनको एंजाइम तोड़ेगा या एंजाइम बनाएगा, उसी कैसे सबस्ट्रेट, ठीक हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैग्नीशियम ने क्या किया, एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे आया और उसने एंजाइम के 3D शेप को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, 3D शेप को, 3 डायमेंशनल शेप को चेंज कर दिया। 3D शेप को चेंज करना, तो नंबर 1 ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि को एंजाइम और को फैक्टर्स कैसे काम करते हैं। ये एंजाइम के 3D शेप को चेंज करते हैं, दे चेंज द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एंजाइम। हाउ, अच्छा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ को एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स वर्क, हाउ को एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स वर्क, आप क्या कहेंगे, दे चेंज द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एंजाइम। Co-factors and coenzymes change the 3D shape of enzymes। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैकेनिज्म पूछा कि कोएंजाइम और कोफैक्टर्स का मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करते हैं, आप कहेंगे कि ये एंजाइम की 3 डायमेंशनल शेप को चेंज करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, 3 डायमेंशनल शेप को चेंज करेगा। अब अगर पूछे कि व्हाट इज अ 3 डायमेंशनल शेप, What is the 3D shape of an enzyme? आप कहेंगे कि 3D shape of an enzyme क्या होते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो, जहाँ पे क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो। अगर वो बॉन्ड की तादाद कम हो जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कम हो जाए, तो हम कहेंगे एंजाइम का शेप चेंज हो गया, एंजाइम का शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। अब जरा गौर से देखें, जब मैग्नीशियम नहीं था, एंजाइम के अपने अंदर यहाँ पे क्या थे, अब एंजाइम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, ये प्रोटीन है, प्रोटीन शुरू में स्ट्रेट होते हैं ना, ये स्ट्रेट होंगे, लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये शेप बना देते हैं। सपोज इन्होंने इस तरह का शेप बनाया, इस तरह का,
ठीक। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, और बाकी सारा एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। और इनके दरमियान, अच्छा अब ये इनकी शेप क्यों चेंज हुई, क्योंकि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इनके दरमियान और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, इसके दरमियान और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, इसके दरमियान और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड किन के दरमियान होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का और अमीनो ग्रुप का दरमियान क्या होते हैं, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, और उसी वजह से ये एक गुंजल बन जाता है, ठीक है। ये गुंजल बनेगा और ये एक इस तरह की शेप हमें दे देगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद थे, लेकिन जब मैग्नीशियम आया उसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद कम कर दी। अब बजाय हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर बनने के, इसके साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गए, इनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू हो गया, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कम होगी एंजाइम के अंदर, हम कहेंगे 3D शेप के अंदर क्या हुआ, चेंज आ गया। 3D शेप के अंदर क्या हुआ, चेंज आ गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है कि को एंजाइम और को फैक्टर कैसे काम करते हैं। दिस इज हाउ को एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स वर्क, दे चेंज द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एंजाइम, ठीक है। उसकी शेप को चेंज करेंगे, या तो इसको एक्टिवेट करेंगे, अक्सर केसों में इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए उसकी 3 डायमेंशनल शेप को चेंज करेंगे। और वो कौन सा एंजाइम होगा, याद रखें, वो एपो एंजाइम होगा, वो कम्प्लेक्स वाले एंजाइम होंगे, क्योंकि सिंपल एंजाइम्स को किसी को फैक्टर, किसी को एंजाइम की जरूरत नहीं होती, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक सिंथेसिस ऑफ एंजाइम पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा कि सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक। और इसके बाद हमने कोफैक्टर्स पढ़े, ठीक है, हमने कोएंजाइम्स पढ़े और हमने कोफैक्टर्स पढ़े। इसके अलावा हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स, एपो एंजाइम, और हमने क्या पढ़ा, कोफैक्टर्स पढ़े। और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में क्या था, एक एंजाइम का एक्टिव साइट होगा और अगला इसका एलोस्टेरिक साइट होगा। और फिर हमने क्या पढ़ा कि हाउ कम्प्लेक्स एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड, हाउ कम्प्लेक्स एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड। तो एंजाइम्स कैसे एक्टिवेट होंगे, उनके 3 डायमेंशनल शेप में चेंज आएगा, ठीक। अब इस टॉपिक का जो लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है वो है हम कहेंगे वो है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म। इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह समझाता हूं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ये ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब एंजाइम नंबर 1 क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, एंजाइम नंबर 1 ग्लूकोज को तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक। मैं ये मॉलिक्यूल का नाम नहीं बता रहा क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ना, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को तोड़ेगा इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, वो कौन करेगा, एंजाइम नंबर 2 करेगा। और फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को तोड़ेगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, वो कौन तोड़ेगा, एंजाइम नंबर 3। और इसी तरह ये मैकेनिज्म आगे जाएगा, ये 10 स्टेप्स कंप्लीट होंगे और फाइनली बनेगा पायरुवेट, पायरुवेट। और क्या बनेगा, पायरुवेट के साथ एटीपी बनेगा। अगर मैं इसको एक ही रिएक्शन में शो कर दूं, ठीक है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट, ठीक, और एटीपी और NADH, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद हैं, एंजाइम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। हम यहाँ पे फिलहाल इस एंजाइम्स के नाम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ना है। अब फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक सेल मौजूद है, ये एक सेल है, और सेल के अंदर अब इस सेल को एनर्जी चाहिए, ये एक सेल मौजूद है, इस सेल को एनर्जी चाहिए। अब जब इस सेल को एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, अब एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एनर्जी सेल ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड करेगा। एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, एटीपी, एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है।
NADH एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ATP क्या होगा, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कहेंगे कि अब इस सेल को एनर्जी की जरूरत है और ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाएगा इनटू पायरुवेट ATP एंड NADH, और इस ATP का फिर इस्तेमाल होगा, सेल अपना प्रोसेस करवाएगा, सेल के अंदर बाकी रिएक्शंस इस ATP की मदद से होंगे। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अब इस सेल को, लेट्स सपोज ये सेल रेस्ट की हालत में, जब ये सेल रेस्ट की हालत में, इस सेल को एनर्जी की जरूरत बिल्कुल मौजूद नहीं है। अब जब इस सेल को एनर्जी नहीं चाहिए, जब इस सेल को एनर्जी नहीं चाहिए तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को नहीं तोड़ेगा। अब इसने क्या करना है, एनर्जी को कंजर्व करना है, इस एनर्जी को महफूज करना है, इस वाले ग्लूकोज को महफूज करना है, फालतू में इस ग्लूकोज को नहीं तोड़ना। तो ये करेगा क्या, अब लेट्स सपोज सेल के अंदर शुरू में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज टूटा और उससे बहुत ज़्यादा मिकदार में ATP बने, ATP की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये ATP करता क्या है, ATP आएगा, ATP इज अ फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ATP आएगा, वो क्या करेगा, ATP आएगा और इस वाली एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, इसको स्टॉप कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, उसकी एक्टिव साइट की एंजाइम एक्टिव साइट के अंदर आकर चिपक जाएगा और सबस्ट्रेट को आने नहीं देगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला एंजाइम इस तरह का, ठीक है, इस तरह का शेप है और ATP का मॉलिक्यूल आया, लेट्स सपोज वो ATP का मॉलिक्यूल क्या करेगा, ATP का मॉलिक्यूल लेट्स सपोज आया, वो ये ATP का मॉलिक्यूल या इस यहाँ पे आकर बाइंड हो गया। जब यहाँ पे आकर बाइंड हुआ, अब सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट इसके अंदर बाइंड नहीं हो पा रहा क्योंकि दरमियान में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ। वो ब्लॉक किसने क्रिएट किया, ATP के मॉलिक्यूल ने क्रिएट किया। अब ATP क्या चाहता है, अब सेल चाहता है कि इस वाले ग्लूकोज सेल के अंदर मजीद ना टूटे, क्योंकि ग्लूकोज रेस्ट की हालत में, लेट्स सपोज मैं रेस्ट कर रहा हूँ, हम रेस्ट कर रहे हैं, हम एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ठीक है। इसकी वजह क्या होगी, क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ATP का मॉलिक्यूल आएगा और इस वाली एंजाइम को, एंजाइम नंबर 3 को ब्लॉक कर देगा। जब एंजाइम नंबर 3 ब्लॉक हो गया, एंजाइम नंबर 3 ब्लॉक हो गया, ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा। अब इस फाइनल प्रोडक्ट ने क्या किया, एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। क्या किया, एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। इस फाइनल प्रोडक्ट ने एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। इसे हम क्या कहेंगे, इट्स अ फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन में क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन में इट्स अ प्रोसेस। व्हाट्स फीडबैक इनहिबिशन, इट्स अ प्रोसेस, ये वाला वो वाला प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस इन विच द फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा, इनहिबिट्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स एंजाइम, ठीक है। और इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। दोबारा बता रहा हूं, द प्रोसेस इन विच द फाइनल प्रोडक्ट इनहिबिट्स एन एंजाइम, जो कि एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो ये क्या होगा, ये फीडबैक इनहिबिशन होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या होगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट था, ATP इज अ फाइनल प्रोडक्ट, और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा, आकर अपने पिछले वाले एंजाइम्स को ब्लॉक कर देगा। अब जब ये वाला एंजाइम ब्लॉक हो जाए, एंजाइम नंबर 3 ब्लॉक हो जाए, अब जब ये ब्लॉक हो गया तो इसके ब्लॉक होने की वजह से ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं बढ़ रहा। जब ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं बढ़ रहा तो ग्लूकोज का टूटना बंद हो जाएगा, ग्लूकोज का टूटना बंद हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेप इनहिबिट हो गया, स्टॉप हो गया, इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन में दोबारा बता रहा हूँ, जब फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाए, वो आकर अपने पिछले वाले एंजाइम को ब्लॉक कर दे, इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। और कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऑन द कंट्री, कभी कभार इस तरह होता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो आकर एक्टिवेट करेगा, लेट्स सपोज किस चीज को, फाइनल प्रोडक्ट एक्टिवेट करेगा एंजाइम को, और वो एंजाइम मजीद एक्टिवेट हो जाएगा। कभी कभार फाइनल प्रोडक्ट एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को और वो एंजाइम मजीद एक्टिवेट होगा
और प्रोसेस को फास्ट कर देगा। इसे कहते हैं फीडबैक एक्टिवेशन। ठीक है, ये क्या होगा, ये फीडबैक, ये पॉजिटिव फीडबैक, ये क्या होगा, फीडबैक एक्टिवेशन होगा। तो उसमें एंजाइम एक्टिवेट हो गए। तो कभी कभार एंजाइम्स इनहिबिट होते हैं, फीडबैक इनहिबिशन, और कभी कभार एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो जाता? तो कभी कभार एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और कभी कभार एंजाइम्स क्या करेंगे, वो इनहिबिट होंगे और कभी कभार एक्टिवेट होंगे। सो यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ें। उस कंसेप्ट में क्या होगा, द लास्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक रेट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, पांचवा हेडिंग है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, मुतासर करते हैं। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स को मुतासर करते हैं। अब जरा गौर से देखें, हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक एंजाइम बना रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे एक एंजाइम बना रहा हूँ, ये एंजाइम है, और चलो मैं एंजाइम को इस तरह बनाता हूँ, ये एंजाइम। अब ये इनके दरमियान क्या होगा, ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये एंजाइम्स के दरमियान अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस वजह से ये एंजाइम इस शेप में मौजूद है। ठीक है, वरना ये वाला एंजाइम कभी शेप में मौजूद ना होता, ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमने पढ़ा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अब ये क्या होगा, ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इनके दरमियान क्या होगा, ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक, अब ये एंजाइम है, इसको मैं कार्टून शेप में इस तरह बनाता हूं, ये कार्टून शेप है एंजाइम का, ये एंजाइम का कार्टून शेप है, और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक, ये एंजाइम है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक बीकर लेता हूँ, और मैं बीकर नंबर 2, मैं 2 बीकर लेता हूँ, बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2। देयर आर 2 बीकर्स, यहाँ पे 2 बीकर्स मौजूद है। ठीक, इसके अंदर अब मैं कहता हूँ इस बीकर के अंदर सोल्यूशन मौजूद है, इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है, इस बीकर के अंदर सोल्यूशन मौजूद है, और मैं कहता हूँ कि इस सोल्यूशन का जो पीएच है, इस सोल्यूशन का जो पीएच है वो क्या होगा, वो बहुत कम है। इस सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, ये बहुत कम है। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, हमारे इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस मौजूद हैं, एक सॉल्यूशन नंबर 1 और दूसरा सॉल्यूशन नंबर 2। मैं सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल्स ऐड करता हूँ, मैं सॉल्यूशन के अंदर क्या करता हूँ, मैं सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ। ठीक, जब मैं इसके अंदर प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूल ऐड करूँगा, सॉरी प्रोटॉन आयंस, मैं इसके अंदर प्रोटॉन आयंस ऐड करूँगा, तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, इस वाली सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ जाएगी, और इसका पीएच कम हो जाएगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और इसका पीएच कम हो जाएगा। और अगले वाले में मैं क्या करूंगा, मैं हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करता हूं, हाइड्रोक्सिल आयंस, मैं हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करता हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी पीएच बढ़ जाएगी और इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। अब पीएच का क्या किरदार है, वो एंजाइम के फंक्शन को कैसे चेंज करेगा, वो एंजाइम पे कैसे असर करेगा। अब ये एंजाइम है, अब एंजाइम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंजाइम को इस वाले सॉल्यूशन के अंदर डाल देता हूँ। जब मैं इस वाले, अच्छा अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना रहे। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करे, बॉन्ड बना रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आयोनिक बॉन्ड बना रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे। ठीक है, अब जब मैं इस एंजाइम को इस वाले सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, तो क्या होगा, सारे के सारे प्रोटॉन्स इस वाले नेगेटिव आयन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये सारे के सारे प्रोटॉन्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे। जब इसके साथ अटैच होगी तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जब नेगेटिविटी खत्म होगी तो ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, जब ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो एंजाइम का शेप चेंज हो गया। अब एंजाइम बजाय इस वाले शेप के, एंजाइम क्या करेगा, वो एक ऐसा शेप बना देगा। एंजाइम को क्या हुआ, एंजाइम को 3D शेप चेंज हो गया। तो टेम्परेचर, सॉरी पीएच क्या करेगा,
पीएच करेगा क्या, वो एंजाइम के 3D शेप को चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम में नंबर 1 आप पीएच की हेडिंग देंगे और आप क्या लिखेंगे, पीएच चेंजेस द 3D शेप ऑफ एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम के शेप को कैसे चेंज करेगा, इस तरह शेप चेंज करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसी एंजाइम को उठाकर उसके अंदर डालता हूं, अगर इस एंजाइम को, लेट्स सपोज इस वाले एंजाइम को या मैं नेगेटिव चार्ज में इसको उठाकर इसके अंदर डालूंगा, अगर मैं इसको उठाकर इसके अंदर डालता हूं तो अब ये OH आकर इसके साथ आकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। जब OH यहाँ पे आकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। जब इसकी पॉजिटिविटी खत्म होगी ये, तो क्या होगा, तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा टूटेंगे और फाइनली क्या होगा, एंजाइम को जो 3D शेप था वो चेंज होगी। जब उसका 3D शेप चेंज हो गया तो एंजाइम अभी किसी काम का नहीं रहा, एंजाइम क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डीनेचरेशन किसे कहेंगे, जब एंजाइम का 3D शेप परमानेंट चेंज हो। व्हेन देयर इज अ परमानेंट चेंज इन 3D शेप ऑफ एंजाइम इट इज कॉल्ड डीनेचरेशन, ठीक है। एंजाइम क्या हुआ, डीनेचर हो गया, एंजाइम क्या हुआ, डीनेचर हुआ। व्हेन देयर इज अ परमानेंट चेंज इन 3D शेप ऑफ एन एंजाइम द एंजाइम इज सेड टू बी नोन एज डीनेचर्ड। एंजाइम क्या हुआ, डीनेचर हो गया, ठीक। तो पीएच इस तरह काम करता है, ये पीएच इस तरह काम करेगा, ठीक है, सही। पीएच इस तरह काम करते हैं और टेम्परेचर भी इसी तरह का काम करेगा। टेम्परेचर भी क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो एंजाइम्स के 3D शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम पानी को हाई टेम्परेचर देते हैं, पानी के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है ना, और पानी क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। इसी तरह एंजाइम क्या करेगा, जब हम एंजाइम को हाई टेम्परेचर पे रखेंगे एंजाइम के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, और जब एंजाइम के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो इससे क्या होगा, एंजाइम के 3D शेप में परमानेंटली चेंज आएगा। और जब एंजाइम के शेप में परमानेंटली चेंज आ गया, इसे हम कहते हैं डीनेचरेशन। तो एंजाइम क्या हुआ, वो डीनेचर हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था एंजाइम के बारे में। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।